Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, सेशन नंबर 3, यस। तो एटलीस्ट हम तीसरे डेट पर तो लगातार आ गए हैं एंड ऐसा उम्मीद है कि ऐसे लगातार चलता जाएगा मंथ्स ऑन मंथ्स, सो दैट आप इस सब्जेक्ट के चैंपियन बन जाओ। ये पॉलिटी फॉर एवरीवन है, सबको आएगी राज व्यवस्था, ये मेरा एक मिशन है। हैविंग सेड सो, बोलना ठीक है कि नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट बाय फार यूट्यूब पर जिस तरह से पॉलिटी पढ़ाई जा रही है बहुत ही बुरा हाल है। एंड दैट इज द रीजन ज्यादातर ज्यादातर जो हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स है उनका हाल बहुत ही बुरा है। रिजल्ट्स आते ही नहीं है, फिर लोग उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स दे देते, जी ये गलत था, वो गलत था, ऐसे नहीं होना चाहिए, सिस्टम में गड़बड़ है। एक्चुअली हकीकत यह है कि उनको ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा। सो माई इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट्स हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट व्हाट आई टीच इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड। लेकिन आज के बाद हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स की भी लॉटरी लग जाएगी, बिकॉज जैसे फौज में बोला जाता है ना, हमारा कोई साथी पीछे ना छूटे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सबको कम से कम तैयारी वैसी मिले, वो क्वालिटी मिले, फिर उसके बाद देखते हैं किस्मत में क्या लिखा हुआ है। सो इस उद्देश्य से मैंने ये मिशन हिंदी करके स्टार्ट किया है। द आइडिया है कि इन द नेक्स्ट एग्जाम में टॉप 100 में से एटलीस्ट 50% हमारे वो एस्पिरेंट्स होने चाहिए जो हिंदी में बोलते हैं, और इससे सिर्फ ये साबित हो जाएगा कि सिर्फ कमी टीचिंग की थी, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। एंड दिस ऑल्सो गोज नॉट ओनली फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएएस आईपीएस के लिए, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, जियो साइंटिस्ट, सीडीएस, नेम इट, जहां पर भी पॉलिटी पूछा जाता है, जो भी हमारे सिलेबस में पॉलिटी का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इस बारे में एकदम निश्चिंत हो जाओ। सिर्फ तुम्हें ये वीडियो वॉच करना है, रोज शाम को 5 बजे आएगा। यस, यू हर्ड इट राइट, रोज शाम को 5 बजे आएगा। सो हाउ डू यू सपोज दैट पीपल गेट रिजल्ट्स? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब आपकी गलती है भैया, मैंने तो पढ़ा दिया, अब आपकी गलती है अगर आप इन वीडियोस को वॉच ना करो तो बाद में पछताना मत। इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं रोज शाम को 5 बजे आएगा। मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट। अब के बाद सबको आएगी राज व्यवस्था, वो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इस मौके को जाने मत देना। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आज का टॉपिक, और ये टॉपिक ये डे 3 है, तो हमने एक कर लिया है विद रिलेशनशिप टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र पढ़ लिया, फिर हमने अगले चैप्टर में यह पढ़ लिया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में फर्क क्या है, संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति वाले लोकतंत्र में फर्क क्या है। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सरकार कैसे बनती है, हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म। यार हम लोग डेमोक्रेसी की बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन सरकार बनती कैसे है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो आज डे 3 हो गया। सो इस प्लेलिस्ट को मैं कंटिन्यूस करता चले जाऊंगा। डोंट मिस एनी ऑफ दिस, मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। बिफोर वी अनाउंस दिस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो दिस इज द लास्ट डे, ओके, वी आर हैपनिंग, अभी इस टाइम ये ऑफर खत्म होने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके भाई सिड लाइव कोड यूज करो और इस ऑफर का फायदा उठाओ। पहले इस ऑफर को समझ लो। 15 महीने का तुम्हें कोर्स मिल रहा है, 15 मंथ्स का कोर्स मिल रहा है 24,999 रुपए में। 15 महीने क्यों? 15 महीना इनफ होता है जिसमें कि आप अगर तैयारी करना शुरू करो, आप पूरी तरह से कंपटीशन पे भारी पड़ोगे। 15 महीने में जो मिलेगा वो एक्चुअली 12 महीने प्लस 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल गया, तो तुम्हारा 15 महीना पूरा हो गया। 24,999 को 15 से डिवाइड करो, व्हाट इज द अमाउंट, मतलब तुम नॉर्मल एक ट्यूशन मास्टर के पास भी जाते हो ना, उससे भी कम है ये। लेकिन तुम्हें इस मामले में मिलेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, प्रीलिम से लेकर मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, इंटरव्यू तक, हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, सिड लाइव। ये अनअकैडमी की लार्जेस्ट एवर टीम है, मैं चाहता हूं आप इस टीम का पार्ट बनिए, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। कोड क्या याद रखना है, सिड लाइव, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए और इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच यू। आज का टॉपिक, एक नोटबुक निकाल लो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था एक मुझे नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, एक छोटी सी नोटबुक, पतली सी नोटबुक निकाल लो। तो पेज 1 में डेमोक्रेसी वाला चैप्टर देख लेना। जिन लोगों ने वो यूट्यूब का चैनल मिस किया, यूट्यूब का वीडियो मिस किया, प्लीज आके देख लो, टाइम वेस्ट मत करो। देखो मेरी क्लास में आ गए,
तो तुम इरादा लेकर आए हो कि हाँ यार हमें कुछ ना कुछ भयंकर करना है, और अगर तुमने कोई तोड़फोड़ नहीं करने का है तो फिर तुम यहां पे वेस्ट टाइम कर रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, तो तुम आओ पेज नंबर 1 में डेमोक्रेसी लिख लो, वो पूरा का प्रजातंत्र वाला पूरा चैप्टर। पेज नंबर 2 में प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री वाला कर लो, एक एक पेज में काफी हो जाएगा। और पेज नंबर 3 पे 8 डालो, इलेक्शंस टू द न्यू लोकसभा से रिलेटेड सरकार कैसे बनती है, स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। हर 5 साल में, मैक्सिमम 5 साल होता है, हर 5 साल में लोकसभा का अपना पूरा टर्म कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो जिस दिन से लोकसभा बैठती है, जैसे अभी 18वीं लोकसभा जिस दिन बैठेगी, वहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। वहां से ठीक 5 साल से पहले पहले, एक्चुअली मैक्सिमम 5 साल होता है कि लोकसभा का कार्यकाल रहेगा। अगर साधारण समय चल रहा है, कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, ऐसा कुछ नहीं, आपातकाल नहीं लगा हुआ है, तो मैक्सिमम 5 years फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन ऑफ द लोकसभा ये सत्र खत्म हो जाएगा। ये सॉरी, सत्र नहीं, ये पूरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है, उसके आगे नहीं चलाई जा सकती अनटिल अनलेस इमरजेंसी चल रही है, आपातकाल लगा हुआ है और समथिंग ऑन दोस लाइन। आमतौर पे किया जाता है कि 5 साल के वेट नहीं किया जाता, बिकॉज हम लोग को ऐसा लगता है कि 5 साल तो हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही क्यों ना हम एक इलेक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करें। यह काम कौन करेगा? यह काम करेगा द निर्वाचन आयोग और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आमतौर पे 2-3 महीने का लैप्स लेकर रखता है, क्योंकि मान के चलते हैं कि यार 45 to 60 डेज में पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से 5 साल खत्म होने से पहले पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन निकालता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालता है और बोलता है जी देखो अब ना समय खत्म हो रहा है, जैसे अभी 17वीं लोकसभा खत्म हुई है, अभी 18वीं लोकसभा स्टार्ट होने का है, तो क्यों ना हम लोग इस टाइम पर एक इलेक्शन शेड्यूल निकाले। तो इलेक्शन शेड्यूल निकलता है, बताया जाता है कि कितने फेजेस में, कितने चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे, कहां पहले होंगे, पहले राजस्थान में होंगे, पहले तमिलनाडु में होंगे, पहले यहां होंगे, फिर 1 2 3 4, बिकॉज इतना बड़ा प्रोसेस है, समझने की कोशिश करो, 100 करोड़ वोटर्स है, तो आसान नहीं होता। सो इट इज अ हरक्यूलियन टास्क, उसको स्टार्ट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही नोटिफिकेशन स्टार्ट की, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो नए बनना चाहते हैं, सब भयंकर तैयारी में लग जाते हैं कि जी अब के बार हम इलेक्शन जीतेंगे। पूरे देश को हमारे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड किया है, पार्लियामेंट के लिए भी और उसी तरह से विधानसभा के लिए भी। पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्युएंसीज कितनी होगी, दिमाग लगाओ सर, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्युएंसी उतनी होगी, पार्लियामेंट के निर्वाचन क्षेत्र उतने होंगे जितने की हमें लोकसभा में मेंबर्स चाहिए। तो हमारे पास होगा डायरेक्ट इलेक्शन, भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो हमने इंडिया में बहुत सारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज डिवाइड की हुई है। अब आप ये सोचोगे कि सर इनको कॉन्स्टिट्युएंसीज को डिवाइड कैसे किया जाता है, एक बड़ा फेमस वर्ड है, उसे बोलते हैं डीलिमिटेशन। मैं आगे पढ़ाऊंगा। कोशिश ये की जाती है, देखो लोगों को गलतफहमी लगती है, लोगों को लगता है कि ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी इक्वल होती है, नहीं, इक्वल साइज में नहीं होती, कोई बहुत छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है। आइडिया ये होता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है, उसमें जो जनसंख्या है, वो करीब करीब सेम है। अब तुम सोचो, तुम अरुणाचल प्रदेश में एक निर्वाचन क्षेत्र बना रहे हो और तुमने ऐसे सोच के रखा, मोटा मोटा ऐसे सोच के रखा कि यार 10,000 लोग होने चाहिए एक कॉन्स्टिट्युएंसी में। अच्छा जी, अब अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में तुम 10,000 लोग ढूंढने जाओगे तो तुमको एक बहुत बड़ा एरिया बनाना पड़ेगा, तो जाके उसमें 10,000 लोग समाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग ऐसे दूर 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 कम कम लोग रहते। यही तुम कानपुर में बनाओगे, सिर्फ कानपुर में तो अगले मोहल्ले तक 10,000 हो जाएंगे। सो द पॉइंट यहां पर यह है कि कॉन्स्टिट्युएंसी का साइज इस बात पे नहीं होता कि ज्योग्राफी कितना बड़ा है, कॉन्स्टिट्युएंसी का है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन बराबर है। आई होप मैं यहां तक सबको समझा पाया हूं। हिंदी स्पीकिंग लोग, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। सो मैंने पूरे देश को कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड किया। अब कितने कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड करोगे? हमारे लोकसभा को चाहिए 545 सीट्स। कितने चाहिए? मेरे लोकसभा का इस टाइम पर करंट स्ट्रेंथ आज का नंबर 545 है, 545 सीट्स। तो मैं 545 सीट्स पर क्या करूंगा? प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि तुम और मैं वोट करेंगे। वेरी गुड।
सिटीजन्स वोट करेंगे। सो हम लोग वोट करेंगे और हमारे यहां से जो जीत के जाएगा वो बन जाएगा लोकसभा का मेंबर। अब ध्यान से सुनना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही आदमी जीतेगा, राइट, बाकी सब हारे हुए होंगे। सो इट इज 1 पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक जीतेगा और बाकी सब हारे होंगे। वो बात अलग है कि एक ही आदमी एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है, एक ही आदमी एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों से इलेक्शन लड़ सकता है, इनफैक्ट 2 से लड़ सकता है। तो आपको राहुल गांधी जी का मालूम है, वो रायबरेली से भी लड़े और वायनाड से भी लड़े। वो बात अलग है कि उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी उन्होंने रायबरेली को बोला कि जी हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वायनाड की सीट हम छोड़ रहे हैं, वहां पर होगा बाय इलेक्शन। तो अब वो आगे की कहानी में राजनीति भी नहीं जाना चाहता, लेकिन द सिचुएशन यहां पर यह है कि 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 पर्सन और 1 पर्सन एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझना है, ये इनफैक्ट तुम्हें याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। 3 नहीं है, 2 है। मैंने क्या बोला? 2 निर्वाचन क्षेत्रों से आप इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंट आप लोकसभा में आप एक ही को करोगे, आप प्रतिनिधि एक ही निर्वाचन क्षेत्रों के होंगे, बाकी सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी सबको मतलब वो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा और वहां पर तुमको बाय इलेक्शन होगा। यहां तक हो गया इलेक्शंस, वेरी गुड। तो हम लोगों ने तुम लोगों ने भी ऐसा सोशल मीडिया पे भेजा कि नहीं फोटो? मैंने भी भेजी थी, देखो अभी भी है। पता नहीं इंक ही नहीं जा रही यार, क्या चक्कर है ये, पता नहीं, काफी गहरी डेमोक्रेसी है। सो ये देखो, ये ऐसे ये क्या है सर? ये है वो इंक, इसका मतलब है मैंने वोटिंग करी और क्योंकि मैं सिटीजन हूं, मैंने वोटिंग करी, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है, राइट। ये प्रत्यक्ष चुनाव है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव। ओके, सो नाउ अब इलेक्शन हो गए भैया, राइट। इलेक्शन खत्म, सारा काम खत्म। अब इंतजार की घड़ियां, किस चीज की? सर रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, ऑलराइट। सो इलेक्शन के चुनाव के परिणाम आएंगे, उससे पहले एक एग्जिट पोल भी आएगा, उसके बारे में ना ही बोलो, ऑलराइट। तो एग्जिट पोल अलग बात है, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आएगा सारी कहानी सामने आएगी। तो ये ऑब्वियसली 2019 का रिजल्ट है, तो अभी ज्यादा खुशी मत मनाना, ओके। ये तब अलग था, 303 सीट्स आए बीजेपी के, अब ऐसा नहीं हुआ, ओके। अब की बात 240, लेकिन रिजल्ट आएंगे, हर पार्टी का पूरा पूरा नंबर आएगा। इतने पार्टी को इतने सीट्स मिले, इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले, इतने मिले। हाउएवर इस स्टेज पे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो? ये मेरा बोर्ड है, मेरा सुंदर सा बोर्ड, और तुम्हें मेरी सुंदर सी राइटिंग देखने को मिलेगी। तो जब रिजल्ट आते हैं, ध्यान से सुनना, जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो पार्टी का नाम आता है, ओके। पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, एटसेट्रा। जीत कौन रहा है? पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, ऐसे जीत रहे, करेक्ट। लेकिन सिर्फ पार्टी नहीं होती हमारे देश में, हमारे यहां पर पार्टी के साथ साथ, ध्यान से सुनना, प्री पोल अलायंस भी होता है। वर्ड बोलो, सब लोग लिखेंगे। क्या मैंने बोला? इंग्लिश वाले लिखेंगे, सर इंग्लिश वाले विल राइट डाउन प्री पोल अलायंस। क्या वर्ड यूज किया? प्री पोल अलायंस। चुनाव से पूर्व, चुनाव होने से पहले गठबंधन। ओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? चुनाव होने से पहले ही गठबंधन बना हुआ था। क्लासिकल एग्जांपल INDIA, ये पहले ही गठबंधन हुआ था, इंडिया ब्लॉक जैसे बोला गया। NDA, ये पहले से ही गठबंधन हुआ पड़ा था। सो पार्टी का एग्जांपल क्या हो गया सर? पार्टी का एग्जांपल हो गया बीजेपी, ऑलराइट। पार्टी का एग्जांपल हो गया कांग्रेस, पार्टी का एग्जांपल हो गया समाजवादी पार्टी। लेकिन प्री पोल अलायंस, ये पहले से ही गठबंधन में थे, पहले से ये लोग बोला था कि हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग के नंबर्स कंबाइन हो जाएंगे, ये पहले से ही सोचा गया था। प्री पोल अलायंस, ऑलराइट। तो वो मिलजुल के होता है, उसमें पार्टी का भी, उसमें सीट्स का भी शेयरिंग होता है, स्ट्रैटेजी शेयरिंग होता है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है चुनाव के दौरान, ओके। कैंपेनिंग में वर्कर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं प्री पोल अलायंस। देखो मैंने क्या बोला,
मैंने बोला प्री पोल अलायंस, इंग्लिश वाले लिखो प्री पोल अलायंस, हिंदी वाले लिखो चुनाव पूर्ण गठबंधन। मैंने, किसी ने सुना कि मैंने कोएलिशन बोला? किसी ने सुना तो नहीं? नहीं। क्या मैंने कोएलिशन बोला? नहीं। क्या मैंने मिलीजुली सरकार बोली? नहीं। मैंने बोला प्री पोल अलायंस, दिमाग में रखो। सो मेरे पास है पार्टी और प्री पोल अलायंस। कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में बात हो रही है, जो आमतौर पे हम मान के चल रहे हैं कि एक्सेप्टेड वर्जन है, वो है पार्टी या फिर प्री पोल अलायंस। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। आइदर वेज, तो रिजल्ट आ गए। वहां पे रिजल्ट है क्या कोई? मैं कभी का तो रिजल्ट दिखा ही सकता हूं। हाँ चलो, ये पिछली बार का रिजल्ट। बीजेपी 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस 52, डीएमके 23, एआईटीसी ये, वाईएसआरसीआरपी ये, फलाना ढिमकाना ये सब, ये पार्टीज है राइट। लेकिन हो सकता है इनमें से एक या एक से ज्यादा पार्टी प्री पोल अलायंस में पहले से डिसाइडेड है। तो बीजेपी अकेली नहीं है, बीजेपी के साथ उसके जो लाइक माइंडेड या फिर दोस्ती वाले पार्टीज है वो पहले ही बनाकर एनडीए बना चुके। इस बात को समझ के रखो, पकड़ के रखो। हम आगे चलते। चलो जी, रिजल्ट आ गया। अब हर पार्टी, अब हो गया यहां तक स्टेप नंबर 1 हो गया। सबको समझ में आ गया? हाँ लिखो यार, सबको समझ में आ रहा। तो ऐसे तुमने पॉलिटी कभी पढ़ी नहीं है, ओके, तुम लोग टाइम पास करते हो। तो अब समझो, अब हर पार्टी, सुनो मेरी बात, यहां पे गड़बड़ है। हर पार्टी उन मेंबर्स को, मैं उन मेंबर्स को बोल रहा हूं जो जीत के आए हैं। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है। बीजेपी के 240 मेंबर्स आज लोकसभा में जीत के आए। तो वो जो 240 मेंबर्स है उनको नाम दिया जाएगा बीजेपी का संसदीय दल, बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी। मैं समझा पाया? तो बीजेपी में वो भी होंगे जो हार चुके, वो बीजेपी के संसदीय दल के पार्ट नहीं होंगे, वो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं होगी। इसी तरह से कांग्रेस का भी एक संसदीय दल बनेगा, या फिर प्री पोल अलायंस का, इंडिया ब्लॉक का एक संसदीय दल बनेगा, एक वो लोग जो जीत के आए हुए। इस तरह से हर पार्टी और हर प्री पोल अलायंस, देखो यहां पे क्या लिखा है, हैज बीन सेलेक्टेड, अ लेटर स्टेटिंग दैट नरेंद्र मोदी हैज बीन इलेक्टेड लीडर ऑफ द बीजेपी। ओ, पार्लियामेंट्री पार्टी दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, डेविल लाइज इन द डिटेल, टाइम पास नहीं करते। पार्लियामेंट्री पार्टी, तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी अपना एक दल का नेता नियुक्त करेगा। उसी तरह से एनडीए का भी, ऑब्वियसली वो एनडीए का भी हो सकते हैं, उसी तरह से इट कैन बी फ्रॉम इंडिया ब्लॉक एंड सो ऑन सो। हर पार्टी अपने संसदीय नेता के एक लीडर को नियुक्त करेगा। अभी इस केस में क्या हुआ, मोदी जी को बीजेपी ने या फिर एनडीए ने एज ऑफ टुडे राइट, अपने संसदीय पार्टी ने कीवर्ड पार्लियामेंट्री ग्रुप ने, उसने अपना लीडर नियुक्त किया। नाउ अब तुम लीडर हो गए, तो अब ध्यान से सुनना। तो मैं हो गया लीडर, ये एक और लीडर, ये एक और लीडर, ये एक और लीडर। जो लीडर है उसके पीछे कुछ नंबर्स है, क्योंकि मेरे संसदीय दल में लोग कितने हैं। तो जी मैंने काउंट किया जी, मेरे पास 240 बीजेपी के, और मेरे पास थोड़े लाइक माइंडेड और भी है, चंद्रबाबू नायडू साहब के भी है हमारी दोस्ती है, नीतीश कुमार साहब की भी हमारे पास दोस्ती है, और भी थोड़े लाइक माइंडेड है। मेरे पास नंबर होने कितने चाहिए? लोकसभा में कितने मेंबर्स थे? 545 डिवाइडेड बाय 2, आधे से एक ज्यादा। इन अदर वर्ड्स, मुझे मिनिमम 273 चाहिए। व्हाट इज द मैजिक नंबर? सर मैजिक नंबर इज, मुझे 273 या उससे ज्यादा चाहिए। मेरी सरकार को माना जाएगा, मेरे ग्रुप को माना जाएगा कि मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर है, जिससे कि मेरी सरकार के पास हो जाएगी मेजॉरिटी, बहुमत। वर्ड लिखो, क्या वर्ड लिखना है? डेमोक्रेसी का एकमात्र नियम क्या है? सर डेमोक्रेसी का एकमात्र नियम है, कहां गया मेरा बोर्ड, मैंने खेल रहा, हाँ सर, डेमोक्रेसी का एकमात्र नियम है, प्रजातंत्र का एकमात्र नियम है
मेजॉरिटी रूल्स। सत्ता किसकी? जिसके पास मेजॉरिटी है। सत्ता किसकी? जिसके पास बहुमत। प्रजातंत्र में किसके पास ताकत होगी? बहुमत के पास। सिंपल फॉर्मूला। डेमोक्रेसी में ताकत उसके पास जिसके पास नंबर्स है, चाहे तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए। और मुझे जो मिनिमम नंबर चाहिए, जो कम से कम चाहिए, वो चाहिए 273। 273 मुझे चाहिए, इनफैक्ट 272 प्लस, तो मतलब 273। सो मुझे 273 या उससे ज्यादा चाहिए, मेरी सरकार को नंबर्स मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, अब मेरे पास 3 पॉसिबल कंडीशंस है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है? अब तुम इंटेलिजेंट हो गए हो, अब इसको समझो। अब तुम्हारे पास 3 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक पार्टी के पास, मैं पार्टी लिख रहा हूं, और प्री पोल अलायंस के पास, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, सर ये पार्टी है या फिर ये चुनाव पूर्ण गठबंधन है। मैं पहले देखूंगा कि क्या किसी एक पार्टी के पास या फिर किसी एक प्री पोल अलायंस के पास 273 या उससे ज्यादा नंबर्स आ गए या नहीं आए। आ गए? आ गए तो कहानी खत्म यार। व्हाट? मैंने नहीं देखना इसके आगे। क्या बात करो ना, मुझे नहीं देखना इसके आगे। फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ऑलराइट, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसके लीडर को, इसके नेता को राष्ट्रपति जी निमंत्रण देंगे। क्या देंगे सर? प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी इनका निमंत्रण देंगे, इनवाइट करेंगे कि आप सरकार बना दीजिए। सिंपल, इसमें कोई टेंशन ही नहीं। भगवान करे ऐसा होए, बट ऐसा होता बड़ा रेयर है आजकल। पिछले टाइम से तो हो नहीं रहा, पिछले 2 टर्म्स के बाद अब ये फिर से ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो 2014 में स्पष्ट बहुमत आया, 2019 में स्पष्ट बहुमत आया, इस टाइम भी स्पष्ट बहुमत आया। सो दिस वाज द 3 टाइम्स दैट हैज हैपेंड। उससे पहले 20 साल ओके हमने काफी स्ट्रगल किया कि हमको पता ही नहीं चला। तभी तक याद है हम लोग एक जमाने में कोएलिशन पॉलिटिक्स के जमाने में घुस गए थे, तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज इस बारे में विश्वास करते हैं कि चलो ये ऐसा दिन आ गया, ओके, जैसे अभी भी आया, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ और होता है। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी चाहे आप एक पार्टी का नाम ले लो, इसका नाम ले लेता हूं पार्टी ए, या फिर प्री पोल अलायंस का नाम ले लेता हूं, ओके, इसका नाम रख लेता हूं बी। भाई रो पीट के बैठ जाओ, ओके, तुम्हारे पास 273 नहीं आ रहे, ओके, एक पार्टी के पास 150 आए, एक प्री पोल अलायंस के पास 150 आए, एक और पार्टी सी है उसके पास 150 आए। भाई ये क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे पास किसी के पास नहीं आए, नहीं आए। तो ऐसे टाइम पर राष्ट्रपति जी की परफॉर्मेंस या फिर डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उनकी राजनीतिक सूझबूझ इस टाइम पर काम पे आ जाती है। अब हो सकता है, अब यहां पर क्या हो जाता है, में मतलब वो बुला सकते हैं, किसको बुला सकते हैं? इस बड़ी पार्टी को। तो मान सकते हैं, सपोज मैं बोलूं इसके बाद 180 है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो ये क्या हो गई सर, इसके पास मेजॉरिटी अभी भी नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, लेकिन ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। क्या है? ये सबसे बड़ी पार्टी है, या फिर सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है, ये सबसे बड़ा चुनाव पूर्व गठबंधन है। तो अब समझ में आ गया, 3 चॉइसेस हो गई। तो मैं एक बार बोर्ड पे देखूंगा, ओके, अब तुम्हें एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। सो मेरे पास फर्स्ट चॉइस ये है कि मेरे पास एक पार्टी है या फिर एक प्री पोल अलायंस है, एक पार्टी है, एक चुनाव पूर्ण गठबंधन है, जिसके पास क्लियरली 273 से ज्यादा है, टेंशन ही नहीं। यहां तक तो बड़ी खुशी की बात है। दूसरा यह कि अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा प्री पोल अलायंस नहीं है
जिसके पास 273 एक ही झटके में बन जाएंगे। अब बात समझ में आ गया। अब पर ऐसा जरूर है कि कोई एक पार्टी है जिसके पास 273 तो नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नंबर इसके पास है। उसी तरह से एक चुनाव पूर्ण गठबंधन है जिसके पास 273 तो नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा गठबंधन है। ओके, पहुंच कोई नहीं रहा। अब यहां पर पहली जगह पर प्रेसिडेंट साहब के पास कोई चॉइस नहीं है, वो बुलाएंगे ही बुलाएंगे। इंग्लिश में शैल इनवाइट, शैल जब भी वर्ड यूज होता है मतलब ये बुलाना पड़ेगा। वो लीडर ऑफ इस पार्टी को ही बुलाएंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन इस केस में ये मे है, यानी कि इनके पास चॉइस आ जाती है। चॉइस मतलब चाहे तो वो इसके लीडर को बुला सकते हैं, चाहे तो वो इसके लीडर को बुला सकते हैं। क्या बुलाकर करना है? वो बुलाएंगे लीडर को और लीडर को बोलेंगे, क्या आप सरकार को बनाने का दावा पेश करेंगे? डू यू टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट? लिखो, मुझे ये कमेंट सेक्शन में चाहिए। द लीडर ऑफ द आइदर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस, या फिर पार्टी हैविंग 273 शैल बी इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। या तो सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े चुनाव पूर्ण गठबंधन, या फिर अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो 273 पहले वाली आगे पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यहां पर न्यूज में क्या लिखा है? नरेंद्र मोदी टू मीट प्रेसिडेंट टू स्टेक क्लेम टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट। लिखो, मुझे ये वर्ड चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बिकम चैंपियन। सब्जेक्ट में चैंपियन होना बड़ा जरूरी है। टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने का दावा पेश करना होता है। लीडर नेता आएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन, जब यह सरकार बनाने का दावा पेश करें, तो मान के चले मोदी जी को बुलाया गया, तो जैसे सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए, जैसे सरकार दावा पेश करने के लिए मोदी जी को बुलाएंगे, मोदी जी को राष्ट्रपति जी पूछेंगे, मोदी जी क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं? आर यू टेकिंग अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट? मोदी जी बोलेंगे यस, यस, मेरे पास सपोर्ट है, मुझे मालूम है। राइट, चाहे वो बीजेपी की तरफ से है, चाहे जो हमारे पार्टीज है, नीतीश कुमार जी है, या फिर चंद्रबाबू नायडू है, हमारे पास नंबर से बाबा, हम कन्विंस है, हम लोग स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट करेंगे, हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जैसे ही इस नेताजी ने बोल दिया हां, मेरी बात सुनो, जैसे ही इन नेताजी ने बोल दिया हां, मोदी जी ने बोल दिया हां, लीडर ने बोल दिया हां, संपला, मतलब कहानी वहीं खत्म। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम प्रेसिडेंट साहब उस न्योता को एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर उस दावे को एक्सेप्ट कर लेंगे और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज समझो, अभी तक कोई लोकसभा नहीं गया है, अभी तक लोकसभा पिक्चर में नहीं आई है, अभी तक तो केवल सरकार बनाने का दावा पेश हुआ है। अभी सिर्फ बोला गया कि हां मैं सरकार बनाने को तैयार हूं, आई थिंक आई हैव द नंबर्स, आई एम श्योर आई हैव द नंबर्स, आई एम ओके विद इट, मैं स्टेक कर रहा हूं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। प्लीज रिमेंबर, एट दिस स्टेज लोकसभा में तुमने बहुमत सिद्ध नहीं किया है, तुमने केवल दावा पेश किया है और उस दावे पर यस होते ही यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। तो जैसे मोदी जी ने शपथ ले ली, अब मोदी जी बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब ध्यान से सुनना, मोदी जी को अपॉइंट किया राष्ट्रपति जी ने प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में, किसी का परामर्श नहीं लगा, किसी की एडवाइस नहीं लगी। बिल्कुल सही बात है, ये किसी का परामर्श, किसी ने बोला नहीं, ये केवल राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में। इसको समझो, प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट हुए तो किसी ने बोला नहीं, किसी ने एडवाइस नहीं दी, किसी ने परामर्श नहीं किया, कुछ नहीं हुआ ऐसा।
सिर्फ मोदी जी गए राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पे और राष्ट्रपति जी ने पूछा आप सरकार बनाने का दावा पेश करें, वो बोले यस, कहानी खत्म, ही विल बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। हाउएवर, ध्यान से सारे के सारे अलार्म क्लॉक ओपन करो। जब प्रधानमंत्री जी बने तो किसी का परामर्श नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अब एडवाइस करेंगे, अब परामर्श देंगे, तब राष्ट्रपति जी अदर मेंबर्स टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाकी मेंबर्स को नियुक्त करेंगे। मेरी बात समझो, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पहली बात, राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया तब किसी की एडवाइस नहीं दी। क्वेश्चन आता है, यूपीएससी का पेट क्वेश्चन है, सबसे दिल खुश क्वेश्चन है उनका, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। प्रधानमंत्री को अपॉइंट भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन उस समय किसी की एडवाइस नहीं लगती। प्रधानमंत्री की एडवाइस जरूरी होती है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेंबर्स को नियुक्त करना होता है, वो भी राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। सो राष्ट्रपति दोनों को अपॉइंट कर रहे हैं, डिपेंड्स की किसकी एडवाइस पे। सर अभी तक लोकसभा ने तो बात ही नहीं हुई। हां, द पॉइंट है ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा मैं तुम्हें कितना एडवांस लेवल पे ले गया हूं। ये आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मैं फिर बोलता हूं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी, बाकी मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी, बट प्रधानमंत्री के परामर्श पर। हाउ सिंपल कैन दैट बी? ऐसे बनाऊंगा मैं तुमको चैंपियंस। सर लोकसभा में कब साबित होगा ये हम बाद में करेंगे, लेकिन लोकसभा में साबित करना तुम्हें 30 दिन, हमारे प्रधानमंत्री को और केंद्रीय मंत्रिमंडल को 30 दिन मिलेगा, 30 डेज मिलेगा कि वो लोकसभा में एक विश्वास प्रस्ताव पास करेंगे। तो अभी तुम थोड़ी देर में देखोगे एक विश्वास प्रस्ताव पास होगा। देखो अभी तक सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में बात हो रही है। अभी तक लोकसभा में कितने नंबर्स है इसका तुमने दावा पेश किया है, अभी तक तुमने साबित नहीं किया। अभी सर दावा है जी हमारे पास नंबर्स है, लेकिन उसे साबित भी तो करना है। वो साबित करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है फ्रॉम द डे दैट यू आर अपॉइंटेड। जब से आपकी नियुक्ति हुई है वहां से आपको 30 दिन मिलेगा। 30 दिन में, 30 डेज में आपको विश्वास, बिफोर द एक्सपायरी, 30 दिन से पहले पहले आपको विश्वास प्रस्ताव मूव करना पड़ेगा और वहां पर लोकसभा में पूछना पड़ेगा जितने लोग मेरे फेवर में हैं, मेरी सरकार के फेवर में हैं, वो बोलेंगे आइस, यस। तो अगर वो 273 से ज्यादा है, 273 से ज्यादा है, तो आपकी सरकार कंटिन्यू करेगी, यानी कि आपके पास बहुमत है, आपने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। पहले सिर्फ दावा किया था, अभी आपने सिद्ध कर दिया। और अगर आपके 273 नहीं आए, चलेगा अच्छे, यू विल हैव टू रिजाइन, आपको उसी टाइम इस्तीफा देना पड़ेगा, आपकी सरकार खत्म। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन विल फंक्शन। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज हैपनिंग। अगर आपकी सरकार बन गई, राइट, तो याद रखना, अगर आपकी पार्टी प्री पोल अलायंस मेजॉरिटी है, इसको बोला जाता है सत्तारूढ़ पार्टी या फिर द ट्रेजरी बेंचेस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेजरी बेंचेस। तो जितने भी आपकी साइड पे है या आपके साथ जो गठबंधन है या जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब कहलाएंगे द सत्तारूढ़ दल और द रूलिंग पार्टी। बाकी सारे एक साथ उनको ऑपोजिशन या फिर विपक्ष का नाम दिया जाएगा। सो हमेशा देयर विल बी टू ग्रुप्स, वन द ट्रेजरी और द रूलिंग पार्टी विच इज सपोर्टिंग, जो टोटल मिला के 273 से ज्यादा होंगे 100%, बिकॉज दैट इज द ओनली रूल। डेमोक्रेसी में एक ही रूल है, 273 प्लस होना चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास मेजोरिटी होनी चाहिए। बाकी सब विल बी विपक्ष, राइट। तो उनको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं, वो सब मिला के उनको हम विपक्ष बोलेंगे। सो जिसके पास 273 प्लस है वो रूलिंग पार्टी या फिर रूलिंग प्री पोल अलायंस भी बोला जा सकता है।
लेकिन वो कहलाता दल ही है, राइट। उसके पास 273 होना जरूरी है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं तुम्हें बार बार ये दिखाऊंगा कि कैसे हमारे संसद के प्रणाली ऐसे है, कैसे हमारे पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म्स है कि हम लोग बार बार चेक करते रहते हैं डस द गवर्नमेंट स्टिल हैव 273 और नॉट। हर साल चेक किया जाता है, हर बिल को पास करते टाइम चेक किया जाता है, बजट के समय चेक किया जाता है, मोशंस के समय, प्रस्तावों के समय चेक किया जाता है कि सच में तुम्हारे पास 273 है भी कि नहीं, तुम लोगों ने दावा कर दिया था। और इसको बार बार चेक किया जाता है। दैट इज द एंटायर रूल। एक्चुअली डेमोक्रेसी का पूरा ही रूल ही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एकमात्र रूल इज मेजॉरिटी रूल्स। मेजॉरिटी रूल्स, बहुमत ही तुम्हें सत्ता लाके देती है, बहुमत में ही ताकत है। इट इज ऑल अबाउट गेम। और जिनके पास नहीं है वो सारे का सारा कहलाएगा विपक्ष और ऑपोजिशन। इस स्टेज पे मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो ज्यादातर लोग गलती कर बैठते। कभी भी तुमसे पूछा जाएगा ना कि सरकार का मतलब क्या होता है, व्हाट डज सरकार, व्हाट डज यूनियन गवर्नमेंट मीन। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर प्लस द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन दोनों को टोटल करके, सिर्फ प्रधानमंत्री की सरकार नहीं होती, प्रधानमंत्री प्लस द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वैसे केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री प्लस केंद्रीय मंत्री परिषद, इसको टोटल को हम लोग केंद्रीय सरकार बोलते हैं। सो याद रखना, जब बहुमत सिद्ध करना जा रहे हैं तो केवल प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं, वो पूरी सरकार जा रही है। सो द पॉइंट हियर इज कि जो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है, जो विश्वास प्रस्ताव मूव करता है, वो पूरी सरकार करती है। व्हाट डज सरकार मीन? सरकार मीन्स द प्राइम मिनिस्टर प्लस द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। व्हाट इज केंद्रीय सरकार? केंद्रीय सरकार इज प्रधानमंत्री प्लस द केंद्रीय मंत्री परिषद। याद रखना, सरकार बोले तो प्राइम मिनिस्टर प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं तुम्हें समझा पाया या नहीं समझा पाया? सरकार बन गई, सरकार बना। तो मैं एक बार क्विकली समराइज करूंगा। लेट अस पे क्लोज अटेंशन। पहले मैं इंग्लिश में कर लेता हूं, फिर मैं हिंदी में करता हूं। तो पहले इंग्लिश में करता हूं। So the maximum term of the Lok Sabha, पहले मैं इंग्लिश में पूरा कर लेता हूं। So the maximum term of Lok Sabha is maximum of 5 years from the first day that it is in sitting. Prior to that, the Election Commission of India takes out a notification that elections in the form of a direct election shall be continued or shall be conducted throughout the country, which has been divided into territorial constituencies. An attempt is made that every constituency represents similar number or at least as close as possible equal number of citizens who will be voting for their members to the Lok Sabha. Once the election results come, the election results are totaled as per the parties. However, certain parties are already aligned together in the form of what is called as pre-poll alliances. There could be two possibilities at the end of this result. One, that a single party or a single pre-poll alliance achieves 273 number, which is the exact required for the majority in the Lok Sabha to form a government. The second two conditions could be that there would be no single party or no single pre-poll alliance who achieves 273. In such a condition, we will have a single largest party and a single largest pre-poll alliance. The president in the first case will have no choice. The president shall invite the party which is having 273 or the pre-poll alliance which has 273. The leader of such a party or such a group is invited to stake a claim to form the government. If he says yes, if he accepts that claim or the invitation, he shall be appointed as the prime minister. On the advice of the prime minister, the other members of the Union Council of Ministers are also appointed by the president. The government or the treasury benches thus includes the ruling party, which has always got 273 plus. In the correct definition, the word government, the central government, means the prime minister plus the Union Council of Ministers. Rest of them. So on the one hand of the Lok Sabha, you have the treasury benches, the ruling party. On the other hand is the opposition. Full stop, खत्म। अब हम लोग करेंगे हिंदी में। तो लोकसभा का मैक्सिमम कार्यकाल होता है 5 साल, फ्रॉम उस दिन से जिस दिन से वो पहले दिन पे बैठी है। अभी थोड़े टाइम में नहीं बैठेंगी, वहां से 5 साल से ज्यादा नहीं लोकसभा चल सकती, अनटिल अनलेस कोई आपातकाल जैसी स्थिति हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, करीब 45 से 60 दिन पहले या करीब उससे भी पहले चुनाव की तैयारी के लिए एक नोटिफिकेशन निकालता है, एक घोषणा करता है। पूरे देश को हमने डिवाइड किया हुआ है इन व्हाट इज कॉल्ड एज द निर्वाचन क्षेत्र। 545 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि वहां पर सिटीजन्स अपने अपने मेंबर्स ऑफ लोकसभा के लिए, लोकसभा के मेंबर्स के लिए वोटिंग करते हैं।
जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी एक पार्टी या किसी एक चुनाव पूर्ण गठबंधन को 273 या उससे ज्यादा सीट्स मिल गई है। इन दैट केस, उस केस में राष्ट्रपति के पास कोई चॉइस नहीं होती, राष्ट्रपति को कुछ और नहीं करना होता, उनको इस लीडर, उस पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, संसदीय दल है, उसके लीडर को, उसके नेता को निमंत्रण देना होता है और उनको बोलना होता है क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करने को तैयार हैं या नहीं। अगर वो हां बोल देते हैं तो उनको उसी समय प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति मिल जाती है। याद रखने की बात है कि ये प्रधानमंत्री भी आगे चल के, जैसे वो नियुक्त हो गए, अब वो एडवाइस करेंगे, वो परामर्श करेंगे और राष्ट्रपति जी उनके परामर्श के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी नियुक्त करेंगे। यह सिचुएशन चेंज हो जाती है अगर किसी एक पार्टी या किसी एक भी चुनाव पूर्ण गठबंधन को नहीं मिलता है 273 या फिर बहुमत। उस समय राष्ट्रपति जी के पास चॉइस होती है, उनके पास विवेकाधीन अधिकार होता है, डिस्क्रिशन होता है। वो ये मांग सकते हैं कि हो सकता है कि वो उस पार्टी को निमंत्रण दे जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, या फिर उस चुनाव पूर्ण गठबंधन के लीडर को, नेता को आमंत्रण दे जो कि एक सबसे बड़े ग्रुप में निपटा है ना। तो पॉइंट यहां पर यह है कि इसमें राष्ट्रपति जी का विवेक है, राजनीतिक सूझबूझ है। वी डोंट नो कि वो किसको बुलाएंगे, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दिस इज अबाउट सरकार कैसे बनती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने तुमको ये समराइज किया है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन तुम्हारे तरफ, हाउ डू यू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा। आप लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कैसे करते हैं। ए डायरेक्ट इलेक्शंस, बी इनडायरेक्ट इलेक्शन, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी अप्रत्यक्ष चुनाव, सी दोनों ए और बी, डी नाइदर ए नॉर बी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। यस, तो आंसर ऑफ कोर्स, मुझे नहीं लगता तुम लोग ये गलत कर सकते हो, क्या मना है गलत करना। आंसर ऑफ कोर्स इसका है डायरेक्ट चुनाव। मैंने तुम लोगों को अभी थोड़े टाइम बाद पहले बताया था, आंसर इसका है डायरेक्ट चुनाव। ओके, डायरेक्ट इलेक्शंस प्रत्यक्ष चुनाव से ही होता है, यानी कि तुम और मैं वोटिंग करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते, फटाफट आंसर देना, ठीक है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है, कौन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति। कौन करता है नियुक्ति, कौन करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जल्दी से आंसर दो सर। नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, तो मैंने तुम्हें अब तो फोटोग्राफ्स इतने बार दिखा चुका था, मुझे तुम्हें पूरा यकीन हो गया, तुम्हें ये सब मालूम होना चाहिए। यार एक और करते हैं, एक और। ओके, हु अपॉइंट्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति। जल्दी से आंसर दो। ओके, आंसर ऑफ कोर्स इज भारत के राष्ट्रपति। सर ये भी वही करते, ये भी वही करते, सिर्फ फर्क है कि ये जब करते हैं सो ही डज इट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये करते हैं प्रधानमंत्री के परामर्श पर। आंसर ऑफ कोर्स इसका है ए। आई होप मैं तुम्हें ये पॉइंट अच्छे से समझा पाया। मुझे लगता है तुम्हें मजा आया होगा, तुम्हें ये बात सारी कहानी समझ में आ गई। मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट यूपीएससी विद रिलेशनशिप टू दैट, इसलिए मैं तुमको सबको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि मैं डिटेल में पढ़ाने का मेरा मतलब क्या होता है। जब हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो एक सिंगल साइड से होता है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हो। अगर आप सही मायनों में टू वे स्ट्रीट समझना चाहते हो, रियल इंटेंस पढ़ना चाहते हो, आपका स्वागत है मेरी प्लस क्लासेस में। प्लीज यूज द कोड सेड लाइव, और ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। प्लीज डोंट मिस दिस पार्ट। 15 महीने का कोर्स है प्रैक्टिकली विद 24,999 बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स, सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे पॉलिटी नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स है। आपने कोड यूज करना है सेड लाइव। एज आई टोल्ड यू, अनअकैडमी पे लार्जेस्ट एवर टीम इज सेड लाइव, इसका पार्टिसिपेट करो। सो देर आर मेनी बैचेस, नए नए बैचेस आ रहे हैं। मंजिल बैच जो कि बाइलिंगुअल बैच है। इफ यू वांटिंग टू स्टडी इन इंग्लिश ओनली देन इट इज अचीवर्स बैच, और अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्य बैच इज द बैच टू गो टू।
उसी तरह से देर आर फाउंडेशन बैच और जो CSE 2026, देखो अभी से हम तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, टाइम का पूरा फुर्सत से भयंकर प्रयोग करना है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट। एंड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जो यूपीएससी मेंस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं 2024 के लिए, मेंस ओरिएंटेड कोर्स, मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन नोट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा तुमको। और हम अब तो एआई का भी प्रयोग कर रहे हैं, सो आपके आंसर्स को चेक करने के लिए हम एआई की टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज करें। ऑब्वियसली हम लोग भी चेक करेंगे, एज इन देयर विल बी ह्यूमन इंटरवेंशन ऑल्सो, लेकिन एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन भी है। डोंट मिस दिस पॉसिबिलिटी। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप तुम्हें मजा आ रहा है। अपने खासकर हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट फ्रेंड्स तक ये वीडियोस पहुंचाओ। शेयरिंग इज केयरिंग। दिस इज हाउ यू स्प्रेड द वर्ड। लेट देम ऑल्सो गेट अ चांस, उनको भी मौका मिले टू क्रैक द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। मैं तुम्हें किस लेवल तक पढ़ा रहा हूं इसका तुम्हें अंदाजा हो गया होगा। ड्रॉप इन अ कमेंट, मुझे बताओ तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं, क्या तुम चाहते हो कोई नया टॉपिक, क्या तुम चाहते हो कोई चेंज। आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू एड्रेस यू। In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. कल मिलते हैं 5 बजे।